हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस लिटरेरी थियरी मार्क्सिज्म की। मार्क्सिज्म दोस्तों ये एक सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थियरी है जिसको कार्ल मार्क्स ने अपने दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के साथ में मिलकर 19th सेंचुरी में डेवलप की थी, बनाई थी। इस लिटरेरी थियरी में एक आइडियोलॉजी को दर्शाया गया है, एक थिंकिंग को बताया गया है जिसमें कार्ल मार्क्स ने एक हिस्टोरिकल रिसर्च की है जब से दुनिया बनी है और अपने समय तक की। और उस रिसर्च में उसने ये देखा कि किस तरह से जो पैसा है, जो मनी है, जो भी आपस में प्रोडक्शन है, वो कैसे कैसे जो है प्रोड्यूस किया गया, कैसे कैसे उसको अर्न किया गया। एक पूरी इन्होंने हिस्टोरिकल रिसर्च की है। सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो सबसे पहले इंसान रहा करते थे, यानी उसने 5 स्टेजेस में इस पूरी इकोनॉमी को और पूरे जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहली जो स्टेज थी वो थी प्रिमिटिव स्टेज। प्रिमिटिव स्टेज का मतलब ये है कि एक समय, जो सबसे पहला जो समय था वो समय था हंटर्स गैदरिंग का, यानी उस समय लोग शिकार कर लिया करते थे, उस शिकार को आपस में मिल बांट कर वो लोग खाते थे। तो वो क्या था? वो था एक प्रिमिटिव स्टेज। उसमें ना कोई किसी का गुलाम था, ना कोई किसी का मालिक था, सब लोग बराबर थे, सब लोग मिल बांट के खा लिया करते थे। उसके बाद में जो सेकंड स्टेज आई है वो आई है स्लेवरी की स्टेज। स्लेवरी स्टेज में क्या हुआ कि एक इंसान मालिक बन गया और दूसरा इंसान गुलाम बनकर बैठ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मालिक है वो काम काज नहीं करता था, बल्कि जो गुलाम है उससे वो काम लिया करते थे। और यही वो स्टेज थी जहाँ पर एक यानी 2 इंसानों के बीच में डिफरेंस पैदा हो जाता है। एक अमीर इंसान बना और एक इंसान गरीब बना, जबकि प्रिमिटिव एज में ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ सब चीजें बराबर थी। जो थर्ड स्टेज है वो है फ्यूडलिज्म की एज। फ्यूडलिज्म बोलते हैं दोस्तों जागीरदारी को, यानी थर्ड स्टेज पर आ जाती है जागीरदारी। अब ये तो आपको पता ही चल गया कि जो सेकंड स्टेज थी उसमें स्लेवरी की एज शुरू हो गई थी, यानी एक इंसान गुलाम बन गया था और एक इंसान मालिक बना। अब ये जो मालिक है यहाँ पर थर्ड स्टेज में आकर जो एक जागीरदारी है, जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गरीब लोग जो हैं वो क्या हुए, नौकर बनते चले गए। शुरू में कम थे, यानी जो सेकंड एज थी स्टेज थी उसमें कम थे, लेकिन थर्ड स्टेज में ऐसा हुआ कि एक मालिक ने बहुत सारे लोगों से अपने खेतों में काम कराया, अपने जागीरों में काम कराया, यानी बहुत सारे लोगों को नौकर बना लिया। ये थर्ड स्टेज थी। जबकि जो फोर्थ स्टेज है वो है कैपिटलिज्म की एज। कैपिटलिज्म में मिलकर फिर यहाँ पर ये हुआ कि बहुत सारे लोग गरीब होते चले गए। जो सेकंड स्टेज में शुरू हुआ था ना कि एक इंसान अमीर एक इंसान गरीब, थर्ड स्टेज में फिर वो चला, लेकिन फोर्थ स्टेज में ऐसा हुआ कैपिटलिज्म में कि यहाँ पर सिर्फ 1% लोग ऐसे रह गए जो कि पैसे वाले लोग हैं, है ना, जबकि 99% लोग ऐसे हो गए जो कि गुलाम बन गए, स्लेव बन गए, एक तरह से एम्प्लॉयज बन गए। आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म की भाषा में एम्प्लॉयज, कर्मचारी। तो यहाँ पे ये हुआ 1% लोग ऐसे हैं जो कि कंपनियां चला रहे हैं, फैक्ट्रीज चला रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं, और उसमें काम करने वाले, फैक्ट्री में काम, कारखानों में और कंपनीज में काम करने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैपिटलिज्म में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो एज थी जबकि कार्ल मार्क्स इसकी स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो कैपिटलिज्म है यहाँ पर 2 क्लास में लोग डिवाइड हो गए हैं। सबसे पहले बुर्जुआजी जो कि रूलिंग क्लास है, और दूसरा उसने कहा बुर्जुआजी दोस्तों रूलिंग क्लास है, यानी जो लोग रूल कर रहे हैं वो लोग हैं बुर्जुआजी। जबकि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि रूलिंग वर्किंग क्लास में आता है, उसको हम बोलते हैं प्रोलिटेरिएट। दोनों टर्म बहुत फेमस है,
मशहूर हैं और कार्ल मार्क्स ने इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने प्रोलेटेरिएट का इस्तेमाल किया, जबकि अमीरों के लिए, मालिक के लिए, ओनर्स के लिए उसने बुर्जुआजी का इस्तेमाल किया है। और जो फिफ्थ स्टेज है वो है सोशलिज्म की एज। कार्ल मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिज्म में तो ये होता है कि भी जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, पूरा का पूरा पैसा है, वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। और एक इसी के साथ में कैपिटलिज्म के साथ में एक दूसरा थोड़ा सा ध्यान रखें, एक और टर्म आता है कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म में क्या होता है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि जो कम्युनिज्म है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर आप देख सकते हैं। कैपिटलिज्म में तो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि कंपनीज चलेंगी, प्राइवेट होती हैं कंपनियां या फैक्ट्री, आपके कारखाने, तो सिर्फ 1% लोगों के पास पैसा महफूज है, उन्हीं के पास मौजूद है, बाकी सब लोग गरीब हैं। एक होता है कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स ने कहा कि अब ये हो सकता है कि जो कम्युनिज्म है वो होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट सेक्टर होने चाहिए, स्कूल गवर्नमेंट होने चाहिए, ये कारखाने गवर्नमेंट होने चाहिए, फैक्ट्रीज गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी गवर्नमेंटेड होनी चाहिए। सरकार सभी लोगों से काम करा ले और सभी लोगों को उनके हिसाब से पैसा दे दे। जो भी उनकी, मान लो एक स्कूल है, वहाँ पर जो हेड मास्टर है उसके हिसाब से उसको पैसे दे दिए जाए। उसी के नीचे कुछ टीचर्स काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से उनको पैसे दिए जाए। वहीं पर कुछ लोग कर्मचारी ऐसे भी हैं जो कि बेचारे चपरासी टाइप के हैं, तो उनको उनके हिसाब से पैसे दे दिए जाए। यानी सबको उनकी हैसियत के हिसाब से पैसे दे दिए जाए। ये ना हो कि हेड मास्टर ने तो सारे पैसे रख लिए 50%, 60%, बाकी सब में थोड़े थोड़े से पैसे दे दिए। ऐसे ही होता है स्कूल में। स्कूल के जो मालिक होते हैं वो बहुत पैसे वाले होते हैं, बाकी जो वहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में जो काम करने वाले टीचर्स हैं उनकी सैलरी तो बहुत कम होती है। तो ऐसा ना हो। कार्ल मार्क्स ने कहा कि सभी चीज़ें गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ले और अपने हिसाब से सारी चीज़ों को वो चलाए। ठीक है, तो ये है कम्युनिज्म। और फिर आता है एक सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स ने कहा कि सोशलिज्म कभी भी नहीं आया, अब सोशलिज्म भी लागू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 4th स्टेजेस हैं जो कि कार्ल मार्क्स ने बताई हैं। अब इसमें कुछ जो फेमस लिटरेरी टर्म्स हैं वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट का ध्यान रखना है, इनका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, बुर्जुआजी किसको कहते हैं? बुर्जुआजी कहते हैं जो कि आपके रूलिंग क्लास है, जो कि रूल करती है, लोगों से काम निकलवाती है। अमीरों का जो तबका है वो क्या कहलाता है? बुर्जुआजी। जबकि प्रोलेटेरिएट कौन लोग हैं? प्रोलेटेरिएट वो लोग हैं जो बेचारे मजदूर लोग हैं, वर्किंग क्लास से हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोलेटेरिएट। ठीक है, 2 टर्म आपको याद रहेंगे। इसी के साथ आपको याद रखना है एलियनेशन। एलियनेशन ये भी आपको याद रखना है, फेमस टर्म है इसका। इसमें क्या कहा कार्ल मार्क्स ने? उन्होंने कहा कि क्लास स्ट्रगल और क्लास डिस्टिंक्शन इतना है इंसानों के बीच में कि जो गरीब तबका है, जो कि वर्किंग क्लास है, वो अपना आप को एलियन के रूप में भी देखना शुरू करते हैं। गरीब आदमी काम करते हैं, पूरे दिन पूरी मेहनत के साथ में वो लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सिर्फ इतना पैसा दिया जाता है जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके, अपना आप को सरवाइव कर सके, जिंदा रख सके। सिर्फ उनको इतना पैसा दिया जाता है। और इसी के साथ में वो देखते हैं कि जो उनके मालिक हैं, जो उनसे बड़े हैं, वो सिर्फ बैठे रहते हैं, एसी के उनके रूम रहते हैं और एक बड़ी तनख्वाह वो लोग पाते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि जो वर्किंग क्लास है वो अपना आप को एलियन के रूप में देखना शुरू कर देती है। आपको ये एलियनेशन का ध्यान रखना है। जो एलियनेशन है वो क्या है? जो बड़े लोग हैं वो अब उनसे क्या होते हैं? डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यानी एक कारखाने को गरीब लोग चलाते हैं, वर्किंग क्लास ही तो चलाती है, क्योंकि ज्यादातर तो काम करने वाले मजदूर ही होते हैं, मालिक तो सिर्फ एक होगा। तो ये जो लेबर है, वर्किंग क्लास है, इनको इनके यानी जो वो मेहनत कर रहे हैं उससे ही इनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। कैसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है? मान लो कभी भी उनको वहां से निकाल दिया जाता है, कोई उनका वजूद नहीं है, सारी मेहनत उनकी, लेकिन फिर भी वजूद नहीं बना पाते। तो कई ऐसे मौके हैं जहां पर वो अपना आपको एलियन के रूप में यानी एक अजनबी के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। उनको उनकी मेहनत से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। एक चीज है जिस पर वो 2 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उनको उनकी मेहनत से
हटाकर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उनके जो दूसरे साथी हैं जिनके साथ में वो काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, मालिक उनको कभी भी उनके दोस्तों से हटाकर उनको बाहर निकाल देते हैं। और ऐसा ये ट्रू ह्यूमन नेचर है। ऐसा होता है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से आप लोग काम कर रहे हैं, आपने कंपनी को डेवलप करने में पूरा जो है योगदान दिया है, पूरी मेहनत आपने की है। आपके दोस्त हैं वहाँ पर जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, आपके एक बाउंडिंग है जो कि वहाँ पर बनी हुई है, लेकिन कभी भी जब आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है तो ये क्या होता है, एलियनेशन। एक मजदूर इंसान, एक वर्किंग क्लास का इंसान अपना आपको एलियन के रूप में देखने लगता है। तो 3 टर्म हो गए। ऐसे ही है कम्युनिज्म, आपको पता चल गया कम्युनिज्म में यही है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो सारी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट डिपेंड हो जानी चाहिए, सरकार ये सबको अपने कब्जे में ले ले, अपने हिसाब से सबको पैसे बांटे, किसी एक इंसान के हाथ में पैसों को ना दिया जाए। इससे क्या होता है कि जब एक इंसान के हाथ में पैसा होगा वो दूसरे लोगों को दबाएगा, उनका हक मारेगा। तो कम्युनिज्म का भी आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें सरकार अपने हिसाब से चलाए। अच्छा, क्लास स्ट्रगल, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये इसमें बार बार आपको देखने को मिलेगा थियरी में। क्लास स्ट्रगल में क्या होता है, ये एक सेंट्रल कंसेप्ट है मार्क्सिज्म का। जो पूरी थियरी है वो क्लास स्ट्रगल पर ही डिपेंड करती है। तो ये एक सेंट्रल कंसेप्ट आप लेकर चलें क्लास स्ट्रगल को। कार्ल मार्क्स ने कहा क्लास स्ट्रगल में, जैसे कि आपने 5 स्टेजेस पढ़ी हैं, तो उसमें कहा कि ये पूरी की पूरी जो ह्यूमैनिटी है, पूरी की पूरी जो इंसानियत है, इंसान है, वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा है जो कि कैपिटलिस्ट है, लोग हैं जिनको हम बुर्जुआजी कहते हैं। बुर्जुआजी यानी अमीर लोग, अपर मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो बुर्जुआजी हैं। जबकि दूसरा जो तबका है वो है वर्किंग क्लास, जिनको हम प्रोलेटेरिएट भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इन बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट दोनों के बीच में हमेशा एक क्लास स्ट्रगल चलता रहता है। किस किस चीज़ को लेकर चलता है, रिसोर्सेज के ऊपर, है ना। रिसोर्सेज जो कि इंसान अपने यूज़ में लेता है, उनके बीच में क्लास स्ट्रगल रहता है। वेल्थ आप याद रखें, पैसे को क्लास स्ट्रगल चलता है। और 3rd नंबर पर आप याद रखें ताकत, पावर, शक्ति, पावर को लेकर भी हमेशा बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट क्लास में हमेशा स्ट्रगल चलता है। तो 3 चीज़ों को लेकर स्ट्रगल चलता है बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट क्लास में, रिसोर्सेज को लेकर, वेल्थ को लेकर और पावर को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर आप याद रखें, एक होता है हैव्स और एक होता है हैव नॉट, है ना। ये भी थोड़ा आप ध्यान रखें, ये भी कई बार आपको टर्म सुनने को मिल जाएगा मार्क्सिज्म में। हैव्स बोलते हैं यानी जिनके पास पैसा होता है, अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, और हैव नॉट वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। जो बहुत ही फेमस इसका एक टर्म है, और दोनों टर्म आपको एक साथ में ही याद रखने हैं, वो होते हैं बेस और सुपर स्ट्रक्चर। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बेस और सुपर स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है बेस और सुपर स्ट्रक्चर में, देखो बेस वो चीज़ है जिनसे एक इंसान जुड़ा हुआ रहता है हमेशा, वो उनसे अलग नहीं निकल सकता। जैसे कि आपकी कानून है, आपके लॉ हैं, वो आपका बेस है ना। इसी तरह से आपकी एजुकेशन है, वो भी आपका बेस है। ठीक है, तो क्या है कि एक इंसान हमेशा अपने बेस से जुड़ा हुआ रहता है। आपकी स्टेट हो सकती है, आपका राज्य, आपकी जगह, है ना, वो आपकी जो है बेस है। आपकी मनी, आपका पैसा, आप पैसे के अलावा नहीं रह सकते, आप कानून के बिना नहीं रह सकते, आप एजुकेशन के बिना नहीं रह सकते, ये आपका बेस है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि बेस ही है जो आपका सुपर स्ट्रक्चर बनाता है। ये सुपर स्ट्रक्चर क्या है, सुपर स्ट्रक्चर वैसे तो ये एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन आप इसको ध्यान रखें सुपर स्ट्रक्चर को, सेल्फ कॉन्शियसनेस को भी छोड़ें। आप याद रखें आपकी थिंकिंग से, आपकी सोच विचार, आपके ख्यालात, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी सोच कैसी है, ये आपका सुपर स्ट्रक्चर है। और ये तय करता है आप क्या सोच रहे हैं, आपका बेस, है ना। आपका बेस तय करेगा कि आप क्या सोचते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर में आपकी आइडियोलॉजी आ जाएगी, क्योंकि दिमाग से रिलेटेड है विचार। ठीक है, रिलीजन आ जाएगा, आप अपने दिमाग में किस रिलीजन को रखते हैं। आपका मास मीडिया है,
आपकी कल्चर है, संस्कृति है आपकी, और आपकी कोई भी कला जो आपके अंदर है। तो ये जो भी चीज़ आपके दिमाग से रिलेटेड है वो आपके सुपर स्ट्रक्चर में आएंगे। यानी सुपर स्ट्रक्चर आपकी थिंकिंग है, और जो आपका बेस है वो वो आपका वो चीज़ है जो आप यानी फेस करते हैं। जैसे कि कानून है वो हमेशा आप दिमाग में तो नहीं रहेगा, वो आपको हर हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह एजुकेशन है, स्टेट है, ये वो चीज़ है जो आपका बेस बनाते हैं। देखो, कार्ल मार्क्स ने कहा कि बेस है जो आपकी सुपर स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर एक गरीब इंसान है तो उसका सुपर स्ट्रक्चर, उसकी थिंकिंग भी गरीबों वाली होगी। एक गांव का इंसान है तो वो गांव की तरह सोचेगा, क्योंकि उसका बेस अब गांव है, विलेज है। और एक शहर का इंसान है, क्योंकि उसका बेस शहर बना हुआ है, वहीं के कानून को फॉलो करता है, वहीं पर एजुकेशन लेता है, वहीं पर रहता है, वहीं पर पैसे कमाता है, तो उसका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो उसके हिसाब से बन जाएगा। और उन्होंने कहा कि बेस के हिसाब से सुपर स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है। मान लो आप इंडिया में रहते हैं, आपका बेस क्या है? इंडिया है, तो आप इंडिया के ही कानून फॉलो करेंगे, इंडिया के में ही अर्निंग करेंगे और यहीं पर एजुकेशन लेंगे। मान लो आप इंडिया छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं, तो आप अपना बेस चेंज किया ना, यानी आपने कानून चेंज कर लिया, आपने एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया, आपने स्टेट चेंज कर दी, अपनी जगह चेंज कर दी, तो आपका सुपर स्ट्रक्चर भी अब चेंज हो जाएगा। आपका जो कल्चर है वो चेंज हो जाएगा, आपकी जो आइडियोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। तो बेस और सुपर स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग भी हैं। आप समझ गए ना? तो ये दोनों टर्म आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं, बेस और सुपर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर कुछ थियरिस्ट हैं जो कि मार्क्सिज्म के अंदर आते हैं। सबसे पहले आप कार्ल मार्क्स को देख लें। कार्ल मार्क्स मार्क्सिज्म के ये तो फाउंडर ही हैं, जो कि 1818 में इनका जन्म हुआ, 1883 में इनकी डेथ हो गई। और कार्ल मार्क्स ने इस पूरी थियरी को फाउंड किया है। उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो देखना है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, दास कैपिटल लिखा, जिसमें उन्होंने इस पूरे कैपिटलिज्म जो सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को एनालाइज किया है। उन्होंने इसमें क्लास स्ट्रगल को एनालाइज किया, रिसर्च किया, जो प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआजी लोग हैं उनके पूरे सिस्टम को उन्होंने देखा और एक पूरी थियरी बनाई, जिसको हमने अभी पढ़ा है, मार्क्सिज्म। तो कार्ल मार्क्स आप याद रख लें, ये ज़रूरी है। और इनका जो वर्क है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखने हैं। इसी तरह फ्रेडरिक एंगल्स हैं। फ्रेडरिक एंगल्स ये तो वही हैं जिन्होंने कार्ल मार्क्स साथ में मिलकर काम किया है, एक तरह से कोलैबोरेटर रहे हैं कार्ल मार्क्स के। और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि मार्क्सिज्म का एक मैनिफेस्टो है। आपको मार्क्सिज्म अगर जानना है तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बिना आप इसको नहीं समझ पाएंगे। एक मास्टरपीस है मार्क्सिज्म का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो फ्रेडरिक एंगल्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखने में कार्ल मार्क्स की सहायता की है, हेल्प की है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है और इंटेलेक्चुअली भी सपोर्ट किया है। ठीक है। और कार्ल मार्क्स की डेथ चूँकि पहले हो गई थी, तो इसलिए उनकी डेथ के बाद में इस पूरी थियरी को पॉपुलराइज करने में और इसके जो कंसेप्ट है उनको डेवलप करने में फ्रेडरिक एंगल्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। इसी तरह से लेनिन का नाम आपने सुना होगा, व्लादिमीर लेनिन, जो कि 1870 में इनका जन्म हुआ, 1924 में डेथ हो गई। तो इन्होंने रशिया के अंदर इस जो कम्युनिज्म की पूरी थियरी है और मार्क्सिज्म की जो पूरी थियरी है, उन्होंने रशिया के अंदर इसको लेके गए और वहाँ पर लीड किया है ना। इसी तरह रोजा लग्जमबर्ग जो कि 1871 में पैदा हुए, 1919 में उनकी डेथ हो जाती है। रोजा लग्जमबर्ग एक बड़ा नाम है मार्क्सिज्म थियरी के अंदर। ये एक प्रोमिनेंट मार्क्सिस्ट थियरिस्ट रहे हैं, सोशलिस्ट भी रहे हैं। और रोजा लग्जमबर्ग बेसिकली जर्मनी के रहने वाले थे, है ना। और जर्मनी में रहकर इन्होंने मार्क्सिज्म थियरी को वजूद दिया है, डेवलप किया है। और एक बड़ा नाम है रोजा लग्जमबर्ग का। कुछ इन्होंने वर्क भी लिखे हैं, जैसे कि रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन एक वर्क है इनका,
द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, इनके बड़े बड़े वर्क हैं। इसी तरह एंटोनियो ग्राम्स्की है जो कि 1891 में इनका जन्म हुआ, 1937 में इनकी डेथ हो गई। ये एक इटालियन थियरिस्ट हैं और ग्राम्स्की ने जो कल्चर है, आइडियोलॉजी है और इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं मार्क्सिज्म के अंदर, उन पर काम किया है। ऐसे ही लुइस अल्थुज़र है, ये काफ़ी फेमस मार्क्सिस्ट फिलोसफर रहे हैं, ये फ्रांस में रहा करते थे और इन्होंने जो स्ट्रक्चर ऑफ आइडियोलॉजी है उसको प्रपोज किया है कि आइडियोलॉजी का क्या स्ट्रक्चर होता है, स्टेट अपरेटस को बताया है और इसी तरह सोशल रिलेशन को बताया है। तो ये कुछ नाम हैं जो कि ज़रूरी हैं, आप इनको याद रख लेना, ठीक है। और कुछ वर्क हैं जो कि मार्क्सिज्म थियरी के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसको आपको पूरी तरह से याद रखना है। 1848 में इसको कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा था। इसी तरह से दास कैपिटल है जो कि 1867 में इसको लिखा कार्ल मार्क्स ने, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क रहा है मार्क्सिज्म का, दास कैपिटल। इसी तरह कार्ल मार्क्स ने द जर्मन आइडियोलॉजी ये वर्क लिखा था 1845 से 46 के बीच में। ऐसे ही सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक 1880 में लिखा गया, फ्रेडरिक एंगल्स ने इस वर्क को लिखा है। और वेज लेबर एंड कैपिटल 1849 में आया, कार्ल मार्क्स ने ही इसको लिखा है, ठीक है। लेनिज्म और मार्क्सिज्म 1905 में वर्क आया था और रोजा लग्जमबर्ग ने इसको लिखा है। तो ये कुछ टैक्स आप याद रखेंगे। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, द जर्मन आइडियोलॉजी 1845-46, सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक 1880 में आया, वेज लेबर एंड कैपिटल 1849 में आया, ठीक है। लेनिन एंड मार्क्सिज्म 1905 में आया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये थियरी समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।